जी हाँ दोस्तों, सीबीआई के चीफ हमें बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। फ़िलहाल इसका कार्यभार प्रवीण सिन्हा को दिया गया है, जो कि अभी इसका कार्य संभाल रहे हैं। 2 फरवरी को आर के शुक्ला, जो कि पुराने चीफ जस्टिस थे, मतलब चीफ थे सीबीआई के, वो रिटायर कर गए हैं। तो उनकी जगह पे अभी इनको कार्यभार दिया गया है। चलिए इसके बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि ये किस तारीख को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। और इनको कौन कौन मिलके इसका डिसीजन लेगा कि कौन अगले चीफ होंगे सीबीआई के, ठीक है। और ये किस बैच से सीबीआई के चीफ को चुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आईपीएस वाले ही सीबीआई के चीफ ज़्यादातर होते हैं। और इसमें भी बैच डिसाइड किया जाता है कि किस किस बैच को मिला करके उसके बाद उसमें से किसी एक को चुना जाएगा, ठीक है। और सीबीआई क्या है इसके बारे में हम पूरा डिटेल तो जानेंगे ही, साथ में सीबीआई के कौन करंट हेड हैं, क्या है, फिर रेस में कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। जैसे अस्थाना राकेश हैं, वाईसी मोदी हैं, सुबोध जायसवाल है, एसएस जायसवाल हैं, देसवाल हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीतीश, आप देख रहे हैं यहाँ नीतीश जी। और अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नए आईपीएस होने वाले हैं उनका जो अनाउंसमेंट होगा, जो नए आईपीएस जो कि चीफ होंगे सीबीआई के, उनका अनाउंसमेंट होने वाला है 24 मई को, 24 मई 2021 को। और इसमें आपको बता दें कि पहले ही शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है 10 से ज़्यादा, एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो लगभग 13 मेंबर्स को इसमें कंफर्म कर दिया जा चुका है कि इन्हीं 13 में से कोई एक सीबीआई के चीफ चुने जाएंगे, ठीक है। और इस कमेटी में ये जो पीएम होंगे हमारे नरेंद्र मोदी, ये इसके चेयरमैन होंगे। और जो एनवी रमन्ना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो, वो भी इसमें मेंबर होंगे। और फिर अधीर रंजन चौधरी जो कि अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा में, वो भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। और ये जो आईपीएस चुनने वाले हैं कि कौन से आईपीएस कैडर से हम चुनेंगे, तो ये 1984, 85 और 86 के जो बैचेज हैं, इन्हीं तीनों बैचेज में से किसी को आईपीएस चुना जाएगा, जो कि चीफ होंगे हमारे सीबीआई के, ठीक है। अब कुछ हम सीबीआई के बारे में जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये तो हमारे सीबीआई का लोगो है, ठीक है। इस पे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि हमारा, और ये अशोक स्तंभ, ये तो बात ही अलग है इसकी, ठीक है। सबसे पहले जो सीबीआई है, इसको 1942 में शुरू किया गया था एक स्पेशल पुलिस फोर्स के तहत, ठीक है। और ये आता था पहले पर्सनल ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट के अंडर में, अभी भी इसी में आता है पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये इसका काम क्या था, जो ब्राइवरी होती है या फिर गवर्नमेंटल करप्शन होता है गवर्नमेंट में, इसका पता लगाना और इसका जांच करके कैदियों को सज़ा दिलाना, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब इसके कोर्ट में कितने लोगों को सज़ा दिया जा चुका है, वो है लगभग 67 to 70%। मतलब लगभग लगभग समझ के चलिए कि अगर 3 कैदी को पकड़ा गया तो उसमें 2 को सज़ा होनी ही होनी है। मतलब जो अपराधी है, जो निरपराधी है, उसको तो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए, और 1965 में जो इसका दायरा बढ़ाकर इसको इंटरनेशनल भी कर दिया गया और मल्टी स्टेट भी। जैसे कोई 2 स्टेट के बीच में अगर कोई घपला हुआ है, यानी कि जो बोलते हैं करप्शन, वो, या फिर कोई इंटरनेशनल करप्शन हुआ है, जैसे राफेल डील का हुआ था। अगर मतलब ऐसा कोई केस आता है, जैसे राफेल डील में एलिगेशन लगाया गया था कि इसमें करप्शन हुआ है, तो उसकी भी जांच सीबीआई द्वारा करी जाएगी, ठीक है। और जो सीबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं लगभग 7,000 हैं, जिसमें से कि 5,500 एम्प्लॉय अभी कार्यरत हैं और 1,500 जो पद है वो अभी खाली है। एनुअल बजट देखिए सीबीआई का, तो वो है लगभग 800 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो सीबीआई ही एक सिंगल बॉडी है जो कि इंटरपोल से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकती है बिना किसी इंटरवेंशन के, ठीक है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि जो सीबीआई है उसको आरटीआई से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, यानी कि आरटीआई से इसको बाहर रखा गया है। आरटीआई क्या है? आरटीआई 2005 में एक्ट लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, ये 2005 में लाया गया था। इसके पहले 2002 में एक एक्ट था, उसी को बदल करके 2005 में इसको आरटीआई किया गया, ठीक है। इसके तहत प्रावधान है कि हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, कोई पब्लिक कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार है, बिहार सरकार है, या फिर कोई पेंशन वाला डिपार्टमेंट है, या फिर कोई भी सड़क बनाने का विभाग है, तो ये सारी डिपार्टमेंट्स जो भी पब्लिक ऑन्ड है, मतलब जो सरकार के द्वारा ऑन की जाती हैं, वो उससे अगर हम कोई जानकारी मांगते हैं जो कि हमसे रिलेटेड है, तो उसको 30 दिन के अंदर हमें वो उसका जवाब देना होगा, ठीक है। मतलब वो कंपनी देगी, ठीक है। और अगर हमारे लाइफ और लिबर्टी का सवाल हो तो वो उसको 48 आवर्स के अंदर हमारे ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमने डाला है आरटीआई, उसके तहत उसको जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए,
और जो अभी करंट हेड हैं, जो सीबीआई के जो अभी करंट हेड है वो ये हैं, देख सकते हैं आप, प्रवीण सिन्हा इनका नाम है। ये एडिशनल डायरेक्टर अभी बनाए गए हैं, ठीक है। और इनके पहले जो 2 फरवरी 2021 तक आर के शुक्ला साहब थे, जो कि सीबीआई के चीफ थे, वो अब रिटायर हो गए 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी से जो प्रवीण सिन्हा हैं, इनको इसका एडिशनल कार्यभार दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब जो रेस में कौन कौन है, इन सभी के बारे में हम एक बार डिटेल से देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे चल के कौन इसमें आगे निकलने वाले हैं, कौन इसमें बनने वाले हैं, किनकी संभावना ज़्यादा है बनने की, ठीक है। तो सबसे पहले रेस में आते हैं राकेश अस्थाना। ये 1984 के आईपीएस हैं, ठीक है। और ये गुजरात कैडर के हैं, ठीक है। इनका जन्म रांची में हुआ था, जब बिहार और झारखंड एक में था 1961 में, तब इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये अभी फ़िलहाल जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के भी, और एनएसएफ एनसीबी के भी। बीएसएफ मतलब आप जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करती है। और एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि ड्रग्स वगैरह के संबंधित केसों को देखती है, ठीक है, निगरानी रखती है। और डीजी मतलब तो डायरेक्टर जनरल, आप जानते ही हैं, ठीक है। और इनके जो हाइलाइट्स हैं, इनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है चारा घोटाला, ठीक है। चारा घोटाला यानी कि जो चारा घोटाला हुआ था बिहार में लालू के सरकार में, तो इन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। और ये जो चारा घोटाला के बाद फिर डीजीएमएस जो थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस धनबाद के, इनको भी इन्होंने ब्राइबरी लेते हुए पकड़ा था बेसिकली, ठीक है। और जो आसाराम बापू है और उनके बेटे नारायण साईं हैं, इस केस की भी इन्होंने ही जांच पड़ताल की थी, और इन लोग नारायण साईं को इन्होंने ही अरेस्ट किया था, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट हैं जो इस लिस्ट में आगे चल रहे हैं, वो हैं वाईसी मोदी। इनका पूरा नाम है योगेश चंद्र मोदी, ये बेसिकली गुजरात से ही हैं। और ये जो 1984 के ही आईपीएस हैं, ये असम और मेघालय कैडर के हैं। ये फ़िलहाल अभी एनआईए के डीजी है, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। इनको 2001 में पुलिस मेडल से नवाजा जा चुका है, और 2008 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से, जो कि किसी भी पुलिस के लिए हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और इनका जो एमिनेंट वर्क है ये है, जब 2002 में गुजरात का दंगा हुआ था, तब ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के ये एक मेंबर थे, ठीक है। और जो 2002 में जो राइट हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट मिल गई थी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे सुबोध कुमार जायसवाल। ये देख रहे हैं आप, सुबोध कुमार जायसवाल हैं, ठीक है। और ये 1985 के आईपीएस है। ये फ़िलहाल अभी डीजी हैं सीआईएसएफ के, ठीक है। और ये डीजीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र पुलिस के। फिर फॉर्मर मतलब पहले के ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं रॉ के। फिर ये मुंबई पुलिस के फॉर्मर कमिश्नर रह चुके हैं। फिर इनको भी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड मिल चुका है, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2009 में मिल चुका है, जो कि अगेन सबसे बड़ा अवार्ड है किसी भी पुलिस को दिया जाने वाला, ठीक है। और इस लिस्ट पे हम बात करते हैं सुरजीत सिंह देसवाल के बारे में, ठीक है। ये जो कि चौथे नंबर पे अभी हैं। तो ये 1984 के आईपीएस हैं, जो कि हरियाणा कैडर से बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल ये डीजी हैं आईटीबीपी के। और ये पहले डीजी रह चुके हैं एसएसबी के, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के। फिर बीएसएफ के, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। फिर सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। फिर ये एडिशनल डीजी रह चुके हैं एनएसजी के, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। इनको भी 2001 में पुलिस मेडल और 2012 में प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल नवाजा जा चुका है, जो कि अगेन भारत का सबसे बड़ा पुलिस अवार्ड है, ठीक है, पुलिस मेडल है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम से मुझे 1-to-1 टॉक कर सकते हैं, ठीक है। और आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।